से देखते हैं परिणामों को, और खासतौर पे छात्राएं जो बेटियां हैं वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपनी प्रतिभा को साबित किया है। मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस छत्तीसगढ़ की बेटियों को, छत्तीसगढ़ सरकार को और पूरे छात्रों को जिन्होंने अथक प्रयास किया, चाहे रिजल्ट जैसा भी हो, जो भी हो। और बहुत बहुत बधाई मैं सबको पुनः ज्ञापित करता हूं। ये परीक्षा प्रथम परीक्षा है अपने जीवन की, जो जिसका दिमाग जो है लगा करके दूसरे के ऊपर थोप करके हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। अर्थात हमारे साल भर के जो मेहनत है उसको हम दूसरे को देते हैं और वो उसका आकलन करके हमको रिजल्ट देते हैं। तो इसमें मैं जहां तक सोचता हूं कि प्रशासनिक ये क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह परीक्षा केवल जीवन की परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा केवल 10वीं की परीक्षा है और ये प्राथमिक स्तर की परीक्षा है कि जीवन में पहली बार अपन इस तरह के बोर्ड दिलाते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सभी को जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, चाहे अच्छे नंबर से हो चाहे जैसे भी हो। और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो प्रशासनिक अक्षमता के कारण हो सकता है कि असफल हो गए हो, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि आपके जो मेहनत है वो कहीं निफल नहीं जाएगी। आपको ये जानना होगा, आपको ये देखना होगा कि कमी कहाँ हो गई, गलत कहाँ हो गया, मेरे से गलती कहाँ हुई। उन गलतियों को सोचिए, समझिए, मिलाइए एक साथ और मिला करके देखिए कि हम डॉक्टर डी एस परिहार साहब वो कौन से प्रयास हैं जो लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि हर साल हम ये देख रहे हैं कि जो पासिंग परसेंटेज है उसमें बढ़ावा हो रहा है, यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो और दुरुस्त हो रही है और कहीं ना कहीं उसका अब असर भी देखने को मिल रहा है इन रिजल्ट्स में। बिल्कुल हम इसको नकार नहीं सकते। शासन की व्यवस्था बहुत ही सुसज्जित जो है व्यवस्था है कि नवंबर तक किसी कोर्स को कंप्लीट कर जाना और उसके बाद फिर आप जो है दिवाली मनाओ और दिवाली के बाद पुनः एक बार जो है हाफ ईयर एग्जाम या बोले अर्धवार्षिक की परीक्षा लेना और परीक्षा लेने के बाद उसको आगे बढ़ाना। एक बहुत अच्छी मतलब एक सुव्यवस्थित सरकार की योजना थी जिसका लाभ बच्चों ने लिया और उसी का परिणाम है कि जनवरी और फरवरी उनको तैयारी करने। शिवम के साथ चलते हैं, शिवम के साथ में शिक्षा मंत्री जुड़ गए। बहुत बहुत बालिका शिक्षा को जो प्रोत्साहन करते हैं उसका प्रभाव हम सबको देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ उस बात को प्रमाणित किया है कि हमारी बेटियों ने बाजी मारा है। सर इस बार प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी इस बार। बेटा बहुत बहुत बधाई आपको। मैं गजेंद्र यादव बोल रहा हूँ। गजेंद्र यादव बहुत बहुत बधाई, आपने टॉप किया है उसके लिए। शिक्षा मंत्री ने फोन पे बधाई दी है। बेटा हेलो, आवाज आ रही है? शिक्षा मंत्री की बात करेंगे अभी। 12वीं है। हाँ 12वीं। तो देखिए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को सुन रहे थे आप, सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दे रहे थे। खासतौर पे जो टॉपर्स हैं उनको अभी से ही फोन लगाया जा रहा है, शिक्षा मंत्री बकायदा फोन लगा के उनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। हमारे साथ में लगातार डॉक्टर डी एस परिहार साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डी एस परिहार जी, बहुत बड़ा दिन है और खासतौर पर उन छात्राओं के लिए, उन छात्रों के लिए जिन्होंने टॉप किया है और लाखों की संख्या में देखिए जो छात्र हैं वो परीक्षाएं देते हैं और उनमें से जो कुछ छात्र जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी और अब उनकी प्रतिभा पूरे देश ने देखी है। ये बिल्कुल सम्मान की स्थिति है कि आजकल बहनें जो है टॉप कर रही हैं। एक समय में सुना जाता था कि केवल लड़के टॉप कर रहे हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि नारियां अर्थात बेटियां कितनी सशक्त होते जा रही हैं। बेटियां कितना विश्वास में लेकर के माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। बेटियां कहते थे कि कुल को जो उजागर करती थी, कुल का नाम करती थी। आज बेटियां माता पिता का नाम रोशन करते हुए अपने भाई बहनों का भी नाम रोशन कर रही है। मैं बहुत बहुत बधाई जो है बहनों को देना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि ये सरकार के शिक्षा व्यवस्था का ही परिणाम है कि बेटियां आज आगे हो पाई। ये सरकार के नीतियों का ही परिणाम है कि बेटियां आगे हो पाई और ये जो है उनके खुद का अथक प्रयास है कि बेटियां आगे हो पाई। और मैं आगामी भविष्य के लिए भी इनको बधाई देता हूं कि आप सतत इसी तरह से समझाइए। अभी तो हम ये रिजल्ट्स में लगातार देखते हैं, हर बार देखते हैं कि जो छात्राएं हैं उनकी परफॉर्मेंस में एक हम देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिलती है, लेकिन इसके पीछे वो कौन सी मेहनत है जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, जो शिक्षा विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसका ये असर है कि छात्राएं इस तरह से परफॉर्मेंस दे रही हैं कि जो छात्र हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। देखिए छात्राओं के लिए अगर आप अधिकतर देखें तो मैं जहां तक इस
छत्तीसगढ़ समाज में इस परंपरा में इस विधान में देखा हूं मैं कि छात्राएं बहुत कम स्थिति में जो है आज की स्थिति में मोबाइल का प्रयोग कम करती हैं। माता पिता का विश्वास उनके साथ ज्यादा होता है। भावनात्मक रूप से बेटियां माता पिता के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एक तरफ जहां शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था उनको मजबूती प्रदान करती है, शिक्षा प्रदान करती है, उनको आत्मविश्वास प्रदान करती है, वहीं पे माता पिता का आत्मविश्वास भी उनके साथ काम करता है। और यही कारण है कि एक तरफ शिक्षक पिता का काम करता है, एक तरफ शिक्षा व्यवस्था पिता का काम करती है और माता पिता स्वयं है। यही भावनात्मक जो बॉन्डिंग है, यही भावनात्मक जो बंधन है, वो बेटियों को साहस देती है, सम्मान देती है, आत्मविश्वास देती है, आत्मबल देती है और यही कारण है कि बेटियां आज आगे बढ़ पा रही हैं। बिल्कुल। और देखिए साफ तौर पे और जैसा हम चर्चा भी कर रहे हैं और यस परिहार जी, लेकिन अब कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो जैसा परिणाम चाह रहे थे, जाहिर तौर पे उन्हें ऐसा परिणाम नहीं मिल पाया, बहुत अच्छा जिनका रिजल्ट नहीं रहा, उनके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि वो हताश ना हो। शिक्षा मंत्री भी उन्हें संदेश दे रहे थे, आप भी संदेश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भी उन्हें संदेश दे रहे थे। और उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए आप क्या संदेश देंगे जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा? देखिए, ये केवल 10वीं की परीक्षा है, ये जीवन की परीक्षा नहीं है। 10वीं की परीक्षा आपको ये बताता है कि आपने तरीका किस तरह से आपने तैयारी की थी, किस तरह से आपने लिखा। हो सकता है कि सारे आंसर आप जानते थे, परंतु लिखा कैसे जाना है आपको नहीं पता रहा होगा। हो सकता है कि समय आपके लिए कम पड़ गया होगा, हो सकता है कि शब्द आपके लिए कम पड़ गए होंगे, हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही पर आप बहुत अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए। यही कमियों को, इन्हीं त्रुटियों को आपको समझना होगा और आगामी आने वाले जो बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं में होंगी, उसके लिए आपको तत्पर रहना होगा कि किस तरह लिखा जाए, कैसा लिखा जाए, कैसा परफॉर्म किया जाए, कैसा बोला जाए, कैसा सुना जाए और कितना और मेहनत किया जाए कि हम भी जो है अपना स्थान, प्रथम स्थान रख सकते हैं। न रहो, न उदास करो मन को। मैं तो यही कहता हूं कि आप मन को हताश, उदास और निराश मत कीजिए, बल्कि आप अपने आप को स्व आकलन कीजिए कि आप जब सब कुछ जानते थे तो आपसे ये त्रुटियां कहां हो गई, ये कमियां कहां हुई, और उन्हीं को आकलन करके माता पिता के साथ बैठ के सौहार्दपूर्वक तरीके से ये बात करें कि मैं कहां से गलती कर डाला, और वास्तविक में उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख के रखिए। आगे 11वीं है, साल भर उसको लिखने का प्रयास कीजिए, अच्छे नंबर और अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिए और मैं आपको गारंटी कह सकता हूं कि आप 12वीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। बिल्कुल, कई बार आपको अवसर मिलेगा, आगे भी आप परीक्षाएं दे सकते हैं, उसमें आप उन गलतियों से सबक लेते हुए अच्छा परफॉर्मेंस करें। हमारे साथ में जवाहर सुरेश शेट्टी साहब भी जुड़ गए हैं, शिक्षाविद हैं। शेट्टी साहब, किस तरह से देख रहे हैं परिणामों को और खासतौर पर जिस तरह से छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मारा है? देखिए, ये पिछले 4-5 साल से यही हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है इसमें कि छात्राओं ने बाजी मारी है। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का यानी लड़कों का यानी डाइवर्शन थोड़ा ज्यादा रहता है इस उम्र में, जिसकी वजह से, और लड़कियां थोड़ी संभल के चलती हैं, माता पिता की बात सुनती हैं, तो इस वजह से होता है, जैसे पेरेंटिंग एक्सपर्ट ने कहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये ठीक है कि बहुत मायूस होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के रिजल्ट परिणाम जिस तरह से उम्मीद किया उतना नहीं, लेकिन एक चीज और है जो देखा गया है, आप रिजल्ट में भी देखेंगे कि 10वीं का रिजल्ट कम आता है, 12वीं का रिजल्ट परसेंटेज ज्यादा आता है, हमेशा से ये। हाँ, ये पिछले 4 साल के आंकड़े उठाएंगे तो आपको यही दिखेंगे। तो मेरा कहना है कि 10वीं का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा जब आ जाता है बच्चों का, उनके लिए भी एक हिदायत है। हाँ जी, अगेन ये जवाहर साहब, हमने ये भी देखा था कि लंबे समय तक छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद का दंश भी झेला था। कई ऐसे पिछड़े इलाके थे जहां पर शिक्षा का मिलना भी बहुत मुश्किल था, जहां पर स्कूल के लिए छात्र छात्राओं को कई किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था। लेकिन उन तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए जो परिणाम है वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। नहीं, चौंकाने वाले नहीं है। वहां पे शहरी इलाकों में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए डाइवर्शन बहुत है। बस्तर, सरगुजा, इन इलाकों में डाइवर्शन कम है, वो बच्चे सही में मेहनत करते हैं, इसलिए परिणाम स्वरूप उनको ये रिजल्ट मिलता है। तो मुझे उसमें तकलीफ नहीं दिख रही है इसमें। लेकिन जवाहर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार साल दर साल जो पासिंग परसेंटेज है उसमें भी बढ़ावा देखने को मिल रहा है। इस बार भी जो पासिंग परसेंटेज है और खासतौर पर 12वीं में 83% के करीब है। हाँ, ये नहीं 83%, हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया है ये, क्योंकि ये 79 था, 80 था, 81 था, इस बार 83 हो गया। हाँ, ये दिख रहा है मुझे इसमें। ये मुझे नहीं लगता है कि मेहनत का स्वरूप है ये, या बहुत अच्छी पढ़ाई का स्वरूप है ये। इसलिए है कि पेपर शायद इजी होते जा रहे हैं और बच्चे थोड़े से इसके अनुरूप जो रिजल्ट दिख रहे हैं वो रिजल्ट भी थोड़ा, यानी जितनी मेहनत रिजल्ट में दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। आजकल 98 इजी हो गया है। हमारे समय में खैर 60 मुश्किल होता था,
हाँ, तो रिजल्ट थोड़ा इजी हो गया है, ग्रेस मार्क्स थोड़ा ज्यादा मिलने लग गए। ये सब बोर्डों में यही हालत है। भैया जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पासिंग परसेंटेज को? जो बात यहाँ पर शेट्टी साहब कह रहे हैं कि अब जो क्वेश्चंस है वो भी उतने डिफिकल्ट नहीं होते जितने एक समय में हुआ करते थे। जैसे शिक्षाविद ने कहा तो वो तो एक्सपर्ट है उसके। मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि आज की स्थिति और पुरानी स्थिति में आज लोगों के पास संसाधन बहुत हैं। उनके पास यूट्यूब है, उनके पास गूगल है, कैसे लिखना है, पुराने जो है टॉपर ने कैसा लिखा, टॉपर्स नोट हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका प्रयोग करके बच्चे अपने आप को कहीं न कहीं अपग्रेड कर लेते हैं। और यही अपग्रेड है जो बच्चों को आज अपग्रेड किए हैं। एक समय में 79% लोग पास हुआ करते थे, कभी 77 हुआ, आज 83 हो गई। मैं जहां तक सोचता हूं कि सोशल मीडिया का प्रभाव आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि नहीं है, बिल्कुल है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो उसका सदुपयोग किए, जिन्होंने सदुपयोग किया संसाधन का वो आज आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने संसाधन का दुरुपयोग किया वो कहीं हो सकता है पीछे रहे। और शेट्टी साहब, ये कितना आवश्यक हो जाता है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जैसे ही परीक्षा का समय आता है, परीक्षा की घड़ी आती है, जो छात्र छात्राएं हैं वो मोबाइल का यूज करना बंद कर देते हैं, इंटरनेट का यूज करना बंद कर देते हैं। हमारे सहयोगी शिवम दुबे भी हमारे साथ में जुड़ गए। शिवम के पास में चलते हैं। शिवम, 5 लाख से ज्यादा बच्चों का दोनों में बढ़ोतरी हुई है। इस बार हाई स्कूल में हमारा 77.15% रहा और इसी तरह से हायर सेकेंडरी में 83.04% रहा, जो पूर्व वर्ष की तुलना में बढ़त है। मैम, इस बार के रिजल्ट में वो बच्चियों ने बाजी मारी है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। उसके लिए कुछ खास पहल आप लोगों ने अलग से भी की क्या? नहीं, देखिए, तो छात्राओं का मेहनत है, जिन्होंने मेहनत किया वो सफल हुए हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी छात्राएं ही जो है आगे हुई हैं, तो ये उनका मेहनत ही है। काउंसलिंग के लिए क्या कुछ व्यवस्था है मैम? जब अब बच्चों का मनोबल कहीं ना कहीं अच्छा भी होगा और जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उनका मनोबल थोड़ा सा कम भी हुआ होगा, उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो अगर कोई निराश हुए हैं या किसी तरह शंका है या कैरियर को लेके किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, तो हमारे द्वारा जो है हेल्पलाइन नंबर जो है प्रारंभ किया गया है। वो हर वर्ष प्रतिवर्ष किया जाता है, तो इस वर्ष भी कल से प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें बच्चे जो है या पालक इसमें कॉल करके अपने शंका समाधान कर सकते हैं। नए शिक्षा सत्र को लेकर के भी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अब इसके बाद नया शिक्षा सत्र होगा, बच्चों को इस बार इस प्रोत्साहन राशि भी मिलने वाली है, क्या कुछ रहेगा मैम? बच्चों का प्रोत्साहन राशि पूर्व वर्ष में भी जो रहा है दीनदयाल योजना के तहत जो है, उसी के तहत इस बार भी 1.5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है और वो इस शिक्षा सत्र में भी है। और जो मेरिट में आए हैं बच्चे, अभी ये अस्थायी मेरिट सूची है, रीवैल्यूएशन रिटोटलिंग के बाद स्थायी मेरिट सूची जारी होने के बाद वो जो है योजना में दी जाएगी राशि। बीच में मैम पेपर लीक की भी बात हुई और बहुत चर्चाओं में भी रहा, उस पर क्या कैसी कार्रवाई हुई? क्योंकि आज उसमें इनाम भी घोषित किया गया है जो आरोपी है उसके ऊपर। बिल्कुल, जो है जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमको पता चला था कि हिंदी का पेपर लीक हुआ और जैसे ही हमको पता चला, हमने जो है तत्काल FIR जो है दर्ज कराई इसमें और उसमें जो है पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, साइबर सेल द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। और हमको जो करना था माध्यमिक शिक्षा मंडल को, हमने तत्काल जो है हिंदी का पेपर निरस्त करके दूसरा टाइम टेबल जारी करके हमने दोबारा एग्जाम लेके और रिजल्ट भी आज हमने घोषित कर दिया। बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश है? सभी बच्चों को जो है सफल हुए हैं उनको मैं सभी को जो है बधाई देती हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं कि आगे भविष्य में वो कैरियर में जाएं और निरंतर उन्नति करें। और जिनको निराशाजनक हुआ है उनके लिए भी है कि अभी अवसर हैं और भी अवसर हैं, द्वितीय मुख्य परीक्षा है और उसमें वो जो है द्वितीय मुख्य परीक्षा में अपना एग्जाम देकर सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव हैं जो कि ये बता रही हैं कि बच्चों का जो रिजल्ट है वो बेहतर आया है, पिछली बार की अपेक्षा भी बेहतर है और बालिकाओं ने जिस प्रकार से सचिव हैं और हमारे साथ में हमारे मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में लगातार शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी साहब जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ में पेरेंटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर DS परिहार साहब भी जुड़े हुए हैं। शेट्टी साहब, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं और जिस पर हम पहले चर्चा कर रहे थे और जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था वो ये कि अक्सर हम देखते हैं कि परीक्षा के समय में या फिर वैसे भी जब बच्चे फोन चलाते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है। ऐसे में क्या टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? फिर कई सारे आजकल जो AI है उसका भी इस्तेमाल पढ़ाई में किया जाता है, कुछ बच्चे उसका करते भी हैं, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। नहीं, मुझे लगता है कि हर चीज का एक बैलेंस होता है कि जैसे साल भर आप पढ़ते हैं तो आखिरी महीने में पढ़ने की जरूरत कम पड़ती है या ज्यादा पढ़ने की जरूरत कम पड़ती है। उसी तरह सोशल मीडिया या कोई भी मीडिया का यूज अगर आप अच्छे तरीके से साल भर करते हैं, 1-1 घंटा मान लीजिए दिन का, या राशन करते हैं, तो एक साथ सब चीजों में रोक लगाने की जरूरत माँ बाप को नहीं पड़ती। माँ बाप को लगता है कि उसी की वजह से बच्चा बिगड़ रहा है, जबकि हो सकता है बच्चा उससे पढ़ रहा हो। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर
संयमित रूप से आप इस्तेमाल करें, अत्यधिक ना करें, एडिक्ट ना हो जाएं, तो अच्छी चीज है। डीएस परिवार जी, जो बात शेट्टी साहब कह रहे हैं, पेरेंट्स और साथ ही जो बच्चे हैं उनके बीच में तालमेल भी बेहतर होना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को भी मालूम हो कि उनके बच्चे भी यदि फोन का या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो टाइम पास भी कर रहे हो। अगर उन्हें कुछ भी सीखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो कहीं से भी किसी वेबसाइट के जरिए मिल रहा है, यूट्यूब के वीडियोस के जरिए मिल रहा है, जरूरी यह है कि बच्चे कुछ भी हो, कहीं से भी हो, बस सीखें। बिल्कुल सत्य है। माता पिता को तो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है और वास्तविक में वो क्या जो है गेन कर पा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि पढ़ाई के समय में जो स्कूल से ज्ञान मिले, जो नीति से ज्ञान मिले, जो प्रशासन से ज्ञान मिले, वो तो ठीक है, लेकिन किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, शब्दों का चयन कैसे किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस में एक सेंटेंस में पूरे पूरे कर लिए जाते हैं, उत्तर पूरा कर लिया जाता है, ये नए नए पैटर्न सोशल मीडिया के माध्यम से सीखना चाहिए। और ये सीखना तब तक चाहिए जब तक कि आपके नोट्स पूरे ना हो जाते हैं। नोट्स जब पूरे हो जाते हैं, एक बार आपका रिवीजन हो गया, 2 बार आपका रिवीजन हो गया, मैं जहां तक सोचता हूं कि एग्जाम के आने के 2 हफ्ते पहले से ये सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके नोट्स लगभग पूरे हो जा रहते हैं, तैयारियां लगभग पूरी हो जा रहती हैं, केवल आपको रिवीजन किया जाना होता है और वही पढ़ना होता है जो आप तैयारी किए हैं। एक समय में नया टॉपिक ला करके नया तरीके से तैयारी करना, नया आइडिया सीखना हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर दें और पेपर में फिर वही होगा कि ये वाला लिखूं कि वो वाला लिखूं, पहले पढ़ा था वो लिखूं कि अभी पढ़ा था वो लिखूं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आपको 3 घंटे का समय मिलता है, टाइम को हम वेस्ट ना करें। इसलिए जितना तैयारी है, हम लगभग दिसंबर और जनवरी के एंड तक सोशल मीडिया का सहयोग लेकर के उत्तर का पैटर्न कैसे लिखा जाता है, तरीका क्या होता है, कैसे लिखना है, ये सारे चीज कर लें। और उसके बाद मैं जहां तक सोचता हूं कि 1 से 1.5 महीने की तैयारी बिना सोशल मीडिया के करें तो भी बेहतर तरीके से तैयारी किया जा सकता है और करना चाहिए। और माता पिता को सतत अपने शेट्टी साहब के पास में चाहिए। चलते हैं। शेट्टी साहब, हर साल हम देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा बहुत बदलता है, सवालों का तरीका बदलता है और उत्तर देने का भी तरीका कई बार बदल जाता है। ऐसे में एक अंतर क्या देखते हैं आप, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनमें और जो एक सामान्य स्टूडेंट्स हैं उनमें, उनके परीक्षा देने में क्या वो अंतर है जो एक को टॉपर बनाता है और दूसरे को सामान्य? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद एक परिवर्तन जरूर आया है, जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि जो पैटर्न में परिवर्तन आया है उसमें कि हॉट्स क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स देखा जाता है। आप रट के अगर पढ़ते हो, आखिरी महीने में पढ़ लिए या कुछ भी कर लिए और समझे नहीं, तो आपके परिणाम बेहतर नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले हैं, ये किताब के सवाल नहीं है। जो बच्चे समझ के कर रहे हैं उनके परिणाम अच्छे आएंगे, जो नहीं करेंगे उनके परिणाम ऐसे ही आएंगे, सामान्य। एक बार फिर से डीएस परिहार जी के पास में चलते हैं। परिहार साहब, अब रिजल्ट सामने आ चुके हैं 10वीं और 12वीं दोनों के ही। 10वीं के बच्चों के पास में अब आगे ये विकल्प है और कहीं ना कहीं वही एक चुनौती भी बन जाती है कि आगे किस विषय के साथ में आगे बढ़े, कौन से स्ट्रीम में आगे बढ़े। दूसरी तरफ जो 12वीं में है, अब उनके पास में यह है कि जो ड्रीम कॉलेज है उनका, उस ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिले, जो कोर्स वो चाहते हैं उस कोर्स में भी उनको एडमिशन मिले। ऐसे में क्या व्यवस्था हो सकती है, किस तरह से जो छात्र हैं और जो छात्राएं हैं उनका कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग उनकी हो, ताकि जो सवाल उनके मन में इतने सारे अब पनप रहे होंगे उन सवालों के भी उनको जवाब मिल सके? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर 12th के बच्चे हैं और अगर कॉलेज में जाना चाहते हैं, कॉलेज के लिए तो लगभग बच्चे अपना विषय का चयन तो कर ही लेते हैं, ठीक, लेकिन सबसे पहले मन में ये लाए कि वो कॉलेज के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़े। अगर उसके मन में ये आता है कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ रही हूं, तो कॉलेज तो अपने आप ही हो जाएगा और नॉलेज जो मिलेगा वही उसके जीवन को आगे लेकर के चले जाएगा। एक विशेष चयन के लिए, सब्जेक्ट के चयन के लिए अपने गुरु से पूछें, अपने माता पिता के साथ डिस्कस करें, अपने मित्रों के साथ डिस्कस करें, और कुछ आपके परिवार के व्यक्ति या शिक्षक जो होते हैं वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं कि कहां से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके लिए बच्चों को झिझक को छोड़ करके मुखर होना चाहिए। अपने मन के कोने में छुपे हर एक प्रश्नों को पूछने के बाद एक निर्णय में आना चाहिए कि उसको करना क्या है, बोलना क्या है, समझना क्या है, और उसके बाद विषय का चयन करके ध्यान रहे, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो नॉलेज के लिए पढ़े, कॉलेज अपने आप हो जाएगा। और कॉलेज के लिए पढ़ेंगे और नॉलेज के लिए नहीं पढ़ेंगे तो कॉलेज और नॉलेज में बहुत अंतर हो जाता है। एक तरफ डिग्री रखी रहेगी, दूसरी तरफ संज्ञान नहीं मिल पाएगा, नॉलेज नहीं रहेगी, तो जीवन की गति आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो मैं शेट्टी साहब बहुत ही अच्छी लाइन परिहार जी ने कही है, कॉलेज के लिए नहीं नॉलेज के लिए पढ़ें, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही परिणाम सामने आ जाते हैं उसके बाद में बच्चों के सामने में
एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। फिर वो अप्लाई करने ले जाते हैं अलग अलग कॉलेजों के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए वो तैयारी करने लग जाते हैं। खासतौर पे मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए जाते हैं। ऐसे में जो बात परिहार साहब कह रहे हैं कि कॉलेज के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ें, ये बात छात्र छात्राओं को भी समझाना कितना अहम है? नहीं, दो चीजें हैं इसमें। जैसे उन्होंने कहा वो सही है कि नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, हाँ, लेकिन वो नॉलेज के लिए भी कॉलेज जरूरी है। हाँ, तो हो ना हो उनको एक चयन तो करना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, नहीं तो लक्ष्य ही नहीं रहेगा। हाँ, ये एक मुश्किल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि माता पिता, टीचर्स, ये जिस पीढ़ी के हैं और आज जो करियर्स हैं, आज से 5 साल बाद जो करियर रहेंगे, बहुत अंतर है। क्या 5 साल बाद जो करियर रहेंगे वो आज शायद है भी नहीं, इस तरह से ये कहा जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा बच्चों को अगर अपने इंटरेस्ट के ऊपर या कोई लक्ष्य के ऊपर रिसर्च करना पड़े तो इसमें आपको इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा और एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता अपने ढर्रे से जो सोचते हैं कि डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, IAS बन, हो सकता है उनकी जानकारी अगर मैच ना कर पाए बच्चे की जानकारी से, हो सकता है। तो इसलिए पूरा निर्भर होना माता पिता पे या टीचर्स पे शायद बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इतने रास्ते खुल गए हैं कि आपने को खुद अपडेट करने के लिए टाइम लगेगा। जवाहर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि लगातार AI के सामने आने के बाद भी अब कई तरह के जॉब उसमें भी आ गए हैं, कई तरह की पढ़ाइयां भी उसमें हो रही है। और DS परिहार जी, जो बात यहाँ पर शेट्टी साहब कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और ऐसे में पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि पहले की तरह जब आप मान के बैठते थे, जब पूछा जाता आपका बेटा या बेटी क्या बनेगी, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, इससे आगे नहीं सोच पाते थे। लेकिन अब विकल्प बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है कि छात्र या फिर छात्रा की जो इंटरेस्ट है वो किसी और फील्ड में हो, किसी और सब्जेक्ट में हो, तो एक जो कन्वर्सेशन है वो पेरेंट्स और छात्र के बीच में वो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और शिक्षाविद साहब बहुत सही बोले हैं। परंतु मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सारे बच्चे उस दौड़ पे ना भागे जिस दौड़ पर ऑलरेडी 5 से 10 लाख लोग हैं। चाहे वो आर्ट्स की बात करूं, कॉमर्स की बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं। मैं चाहता हूं कि बच्चे ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करें, ऐसे विषय का चुनाव करें जिससे वो स्वावलंबी हो सके, अपने खुद का बिजनेस, खुद का कारोबार, खुद का काम शुरू कर सके, जमीन से जुड़े, पर्यावरण से जुड़े, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा कर सके, जमीन की रक्षा कर सके और अपने आप को स्वयं को जो है वो इस जो फील्ड में खड़ा हुआ देखें। क्योंकि आगे चल के नौकरी की मारामारी जो है वो कम नहीं होने वाली है। और अगर भीड़ में आप रहोगे तो उसी भीड़ में गिनाओगे जहां 5 से 10 लाख लोग हैं। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कहना चाहूंगा कि ऐसे विषय का चयन करें जिसमें आपको नौकरी के लिए आगे दौड़ने की जरूरत न पड़े, आपके पास स्वयं का रोजगार हो, स्वरोजगार हो। ऐसे फील्ड का चयन करें जिससे आप नौकरी भी ले सकते हैं और स्वयं का बिजनेस भी चालू कर लें, क्योंकि ये परंपरा कम नहीं होगी। आगे चल के जॉब की मारामारी तो लगे ही रहेगी। तो बहुत अच्छा जो है ऑप्शन, जैसे शिक्षाविद साहब ने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से, चैट GPT के माध्यम से या बहुत बड़े एक्सपर्ट है उसके माध्यम से करें, डिग्री हासिल करें। नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी के पास डिग्रियां होती हैं, सभी के पास जो है सर्टिफिकेट्स होते हैं, नॉलेज नहीं होता। यही कारण होता है कि अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं और वो वही बेरोजगार के जो लाइन में लगे हुए होते हैं। अगर उसके पास रोजगार चाहिए तो स्वावलंबन की स्थिति में उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि आप उसी दौड़ पे शामिल न हो जिस दौड़ पे पहले से ही कुछ लोग खड़े हुए हैं। ठीक है शेट्टी साहब, ये बोर्ड कितना ज्यादा मैटर करता है? फिर चाहे वो CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड हो या फिर हम देखते हैं कि स्टेट बोर्ड हो, ये बोर्ड के जरिए जब बच्चे एग्जाम देते हैं और आगे चल के फिर वो केंद्र के, हम देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाते हैं या फिर बाकी का शिक्षा जब वो आगे बढ़ाते हैं, तो क्या इसमें बोर्ड की भी कोई भूमिका होती है आगे? देखिए, इसमें ना बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। स्टेट बोर्ड के बच्चे भी IIT में जाते हैं, सब ICSE के बच्चे भी जाते हैं, CBSE भी जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या NCF की वजह से एक कॉमन सिलेबस बनाया गया 80%, राज्य में भी वही लागू होता है, केंद्र में भी वही लागू होता है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। एक महत्वपूर्ण चीज जो अब बच्चों को बताना जरूरी है कि माँ बाप और अपने बीच में जो तकरार होती है कि मुझे ये लेना है और माँ बाप ये लेना है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसका एक बेहतरीन उपाय निकाला है कि बच्चा एक साथ 2 डिग्री कर सकता है अगर उसकी क्षमता है। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन, तो 2 डिग्री एक साथ। यानी मेरे माँ बाप की इच्छा की 1 डिग्री, मेरे इच्छा में अगर म्यूजिक है तो मैं शाम को वो भी कर सकता हूँ उसी यूनिवर्सिटी से जिसमें है। तो ये सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है, उसका उपयोग करें। लेकिन शेट्टी साहब, ये तो बच्चों के लिए भी प्रेशर हो जाएगा ना? अगर जो बात आप कह रहे हैं, अगर पेरेंट्स ने भी शर्त रख दी कि ठीक है तुम जो कर रहे हो वो करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये भी करो, साथ में तुम मेडिकल की तैयारी करो, ऐसा कुछ करो। वैसा नहीं है। मान लीजिए मेरा पैशन म्यूजिक में है या यूट्यूब में है, ठीक है, हाँ, और मेरे माँ बाप कहते हैं इंजीनियरिंग करो, मैं पास कर गया एग्जाम, मैं कर ले रहा हूँ,
लेकिन साथ में मैं म्यूजिक छोड़ू नहीं। पहले क्या होता था, 2 डिग्री एक करते थे तो एक को माना जाता था, दूसरे को नहीं मानते थे। अब मैं मान सकता हूँ। शेट्टी साहब, लेकिन अपने इंटरेस्ट का तो बच्चा अच्छी से तैयारी कर लेगा, लेकिन माता पिता के जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है वो उसे नहीं पढ़ना था, तो इसलिए तो वो उससे दूर भाग रहा था। नहीं, पढ़ना नहीं था, नहीं है। नहीं, प्रोफेशन और पैशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है। हाँ, अगर प्रोफेशन और पैशन को मैं जोड़ना चाहता हूँ, जोड़ लो। आपके पास ये व्यवस्था है, जरूरी नहीं है करना है, लेकिन व्यवस्था है। ठीक है डीएस परिहार जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बच्चों और छात्रों के जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में एक तालमेल, एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, जिसको लेकर हम बार बार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब फ्यूचर बहुत सारे हैं और अलग अलग फील्ड में कुछ छात्र हो सकता है कि वो पढ़ाई में ही अपनी वो जो आगे की जो सफर है उसको ना देख रहे हो। हम यहाँ पे टॉपर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक सामान्य छात्र की बात कर रहे हैं कि हो सकता है वो ना देख रहे हो खुद को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या फिर इस तरह की पोजीशन में, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ने हो, और इसको लेकर के एक लंबे समय से चर्चा चली आ रही है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी हम देखते हैं कि एक दबाव झेलना पड़ता है और अभी भी पेरेंट्स पूरी तरह से खुल नहीं पाए। अगर कोई छात्र कहे कि मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, मुझे म्यूजिक में बनाना है या फिर किसी दूसरे फील्ड में बनाना है, तो उस तरह से उनको सहयोग अभी भी मिल नहीं पाता है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, माता पिता सदैव सत्य होते हैं, कोई दो मत की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, आपके पिता चाहते हैं कि आप जो है डॉक्टर बनो, तो आपको अपना पहले इंटरेस्ट दिखाना होगा पिता को कि वास्तविक में आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में कितना है। 24 घंटे में आप कम से कम 4 घंटे इंजीनियरिंग का काम करिए, पिता को बता के कि आप मुझे विश्वास कीजिए, केवल 4 घंटा मेरे जीवन का दीजिए, 20 घंटे तो आपके हैं। उस 4 घंटे में इंजीनियरिंग के लिए क्या तुम बेहतर कर सकते हो, वो एक बार पिता को दिखाओ, ताकि वो अपने विश्वास में आए कि हाँ, मेरा बेटा का इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। और यही आपकी लगन आगे चल के पिता का विश्वास जीत सकता है, और हो सकता है कि पिता आपको जो है वास्तविक में इंजीनियरिंग करवा दे। मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं जो है मेडिकल फील्ड में काम करूं, और अगर मैं बायोमेडिकल वेस्ट में इंजीनियरिंग कर लूं, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है मेडिकल का कोर्स है और इंजीनियरिंग तो उसमें है ही। तो मैंने पिता को इंजीनियरिंग करके दिखाया, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट में मैं स्वास्थ्य विभाग में पहुंच गया। तो कुछ ऐसे इस तरह के सब्जेक्ट का चयन करें जिसमें पिता का भी सहयोग हो जाए कि हाँ भाई, ये हेल्थ सिस्टम में काम कर रहे हैं, और आपका भी मन पूरा हो जाए कि हाँ, ये जो है मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जिस तरह से इसका ऑप्शन बना, कुछ इस तरह से अपने इंटरेस्ट को, कि अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत अच्छा दौड़ सकता हूं, मेरे पापा मेरे को धावक बनना है, तो धावक बनना है, ठीक है। अब आप रोज सुबह 10 बजे तक सोए रहोगे तो कहां से धावक बनोगे। तो मैं सभी बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि माता पिता आईना में आपको देखना चाहते हैं, आप उनको आईना दिखाइए कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, दौड़ रहा हूं, 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, दौड़ रहा हूं। जब आप पिता को दिखाएंगे तो एक पॉजिटिव उनके मन में खुद बनेगा, उनका खुद का आत्मविश्वास जिस दिन बन जाएगा, बेटा के लिए वो खुद 10 कदम आगे चल के चलेंगे और कहेंगे अपने मर्जी की चल, मैं आपके साथ में हूं। आजकल होता क्या यह है कि माता पिता और बच्चे के बीच में बहुत गैप होता है। बच्चा अपनी बात पिता से नहीं बोल पाता, पिता केवल ये बार बोलता है कि आपको ये बनना है। कुछ इस तरह से गैप, जो जिसको बोलते हैं थोपना, तो थोपने के चक्कर में माता पिता मतलब बच्चे और पालक के बीच में बहुत बड़ा गैप बन जाता है। मैं कहता हूं कि बैठ के बात करें और अपने प्रतिभा को माता पिता को दिखाएं। वही प्रतिभा जो माता पिता देखेंगे आपके प्रतिभा का साथ देंगे, और आपका प्रतिभा का साथ देंगे तो हो सकता है कि आपका जीवन बेहतर हो जाए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि माता पिता आपको बचपन से देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी प्रतिभा क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप कैसा कर सकते हो। आपकी प्रतिभा केवल 5 साल हुई है, और इस 5 साल के अंतिम 5 साल मतलब 12 शेट्टी साहब के पास में चलते हैं। शेट्टी साहब, जो एक जनरेशनल गैप आ जाता है माता पिता और साथी बच्चों के बीच में, किस तरह से उसे फुलफिल किया जाए, किस तरह से उस गैप को भरा जाए? मिनट का प्रयास नहीं है, ये पेरेंटिंग का एक भाग है कि जैसा जैसा बच्चा किशोर अवस्था की तरफ बढ़ता है और अपनी सोच डेवलप करता है, उस वक्त माता पिता को साथ होना चाहिए उसकी सोच समझने के लिए, और इसको माता पिता के सोच समझने के लिए। ये क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं 11वीं 12वीं में कि माता पिता को फोर्स करना बच्चे को, और बच्चे से फोर्स कराना कि ये कर लो। ये शायद पेरेंटिंग का शॉर्टकट है या क्रैश कोर्स है। मुझे लगता है हमको काम करना चाहिए जब बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, और बैठने की जरूरत सबके साथ जरूरी है, क्योंकि 8-8 घंटे तीनों के पास हैं। स्कूल के पास 8 घंटे, माता पिता के पास 8 घंटे, बच्चे के खुद के पास सोने के 8 घंटे हैं। तो तीनों बराबर के हिस्सेदार हैं, ये सबको पता है। ठीक है शेट्टी साहब, एक बार फिर से उन बच्चों को आप क्या संदेश देंगे जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये तो बात सही है ना कि जब रिजल्ट उन्होंने देखा होगा उनके अनुसार, जैसी उन्होंने कल्पना की थी कि उनका रिजल्ट आएगा, वैसा आया नहीं।
अब जो रिश्तेदार हैं उनके भी फोन आ रहे होंगे कि भाई साहब बताओ तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, घर वाले भी लगातार पूछ रहे होंगे। तो ऐसे में वो कैसे सामना करे सोसाइटी का, जब रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा ना रहा हो, बेहतर ना रहा हो, कई ऐसे छात्र जो पास भी ना हो सके हो। नहीं, इसमें ना बच्चे से ज्यादा रोल समाज का और माता पिता का है। हाँ, कि वो सपोर्ट कैसे करते हैं इस वक्त, क्योंकि उनको पता है रिजल्ट खराब हो गया, आप जो कुछ नहीं कर सकते। तो उस वक्त उसको सपोर्ट करना पड़ेगा कि ये अंत नहीं है, जैसे परियार साहब ने कहा था कि अंत नहीं है। जब उनका सपोर्ट मिलेगा तो संभलेगा, अदरवाइज सब कोसना शुरू कर देंगे तो वो सुसाइड की तरफ बढ़ता है या डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है। ये बहुत जरूरी है इस वक्त सबको साथ रहने का। शेट्टी साहब, कैसे वो साथ मिले? क्योंकि ये बात तो ठीक है, जब दोस्तों की भी वो सूची देखता होगा कि जो बाकी के दोस्त हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। कई बार जो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड था, जो उसके साथ रोज कॉलेज भी जाता था या फिर जो उसके साथ में स्कूल रोज जा रहा है, जो पढ़ाई भी उसके साथ ही कर रहा है, लेकिन बावजूद उसकी सूची में बहुत अच्छी अंक उसे मिल गए हैं। लेकिन जब वो देखता है कि उसको अंक उस अनुकूल नहीं मिल पाए तो एक मेंटल उस पर एक प्रेशर तो बनता है। ये प्रेशर कंपैरिजन का है, माता पिता भी कंपेयर करते हैं और वो खुद भी कंपेयर करता है। मुझे लगता है चूंकि हो चुका है। ठीक है शेट्टी साहब, लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ में महक सचदेव भी जुड़ गई हैं। 12वीं में पूरे छत्तीसगढ़ में 7वां अंक उन्होंने हासिल किया है। महक, सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने न केवल अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, बल्कि देखिए छत्तीसगढ़ का भी नाम किया है जाहिर तौर पे। किस तरह से आपने तैयारी की थी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि लाखों बच्चों के साथ में आपका कंपटीशन था और उसमें पूरे प्रदेश में आपने 7वां अंक हासिल किया है। निर्देशन के बारे में बताओ। महक, आवाज आ रही है आप तक? मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया था। डेली स्कूल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, टाइम से अपना कोर्स कंप्लीट कर ली थी और रिवीजन कर रही थी, और फैमिली वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरी पढ़ाई में, इसीलिए मैं इतना अच्छा ला पाई। महक, रिजल्ट कब चेक किया आपने, कब आपको मालूम पड़ा कि इतना बेहतरीन आपने प्रदर्शन किया है? और जैसे ही आपने रिजल्ट चेक किया उसके बाद क्या एक्सप्रेशन था, किस तरह से आपने घर वालों को बताया, उनका क्या एक्सप्रेशन था रिजल्ट के बाद? मुझे पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने इतना लाया है, फिर बहुत खुशी भी हुई जब पता चला। मेरे पूरे घर वाले बहुत खुश है मेरा ये रिजल्ट देख के, सब खुशी के मारे रो भी रहते हैं। तो मैं कॉल भी आ रहे हैं, अब तो दोस्तों के भी कॉल आ रहे होंगे और साथ ही रिश्तेदार भी कॉल कर रहे होंगे। हाँ, सबके कॉल आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? क्योंकि आप खुद भी कह रही हैं कि आपने बहुत ज्यादा कल्पना नहीं की थी इतने ज्यादा अंक की, लेकिन जिस तरह से नंबर आए हैं आपके, कैसा एक्सप्रेशन रहा, कैसा अभी लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने 95 एक्सपेक्ट किया था, बस उससे भी ज्यादा आ गया ये, और मतलब खुशी की बात है। महक, आप देखिए आपने गरियाबंद का भी जाहिर तौर पे नाम किया है, और मैं जरा जानना चाहूंगा किस तरह से आपकी शिक्षा रही थी, कितना सहयोग आपको आपके पेरेंट्स का मिला, साथ ही जो आपके शिक्षक है उनका कितना सहयोग मिल पाया कि इस तरह से आपने बेहतरीन स्कोर किया है? सबसे पहले तो स्कूल वालों ने बहुत सपोर्ट किया, प्रिंसिपल सर भी बीच बीच में गाइडेंस देते थे ऐसे करो, और टीचर्स भी हमेशा सपोर्ट किए, टेस्ट वगैरह लेते रहते थे। तो और हमारा कोर्स दिसंबर तक कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने 2 महीना पूरा रिवीजन किया अच्छे से। उसके बाद फैमिली वाले भी बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो ऐसा था। घर में डेली मैं 9 to 10 आवर्स पढ़ाई करती थी, और एग्जाम टाइम में भी बहुत सपोर्ट मिला टीचर्स का, सर लोग का और पेरेंट्स, फ्रेंड्स सबका, तो उसी के कारण इतना लाभ। आपने बताया कि दिसंबर तक में आपका जो सिलेबस था उसे आपने कवर कर लिया था, बाद में आपने रिवाइज भी किया था, तो इस दौरान क्या आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था? क्योंकि आजकल कई ऐसे बच्चे हैं जो एआई का भी इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी, यूट्यूब के भी वीडियोस देखते हैं, तो आप उन छात्रों में थी जिन्होंने चैट जीपीटी का यूज करती थी। कितना उपयोगी रहा आपके लिए सोशल मीडिया, या फिर इसको अवॉइड करना? क्योंकि जब कई बार हम देखते हैं ना कि चैट जीपीटी पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसी दौरान कोई मैसेज भी आ जाता है, और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैं बाकी ऐप को अनइंस्टॉल कर दी थी, सिर्फ चैट जीपीटी पे ही फोकस करती थी और पढ़ाई से रिलेटेड ही करके वो मेरे को बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ। महक, आपने यूट्यूब के वीडियोस भी देखे थे पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में रिवाइज करने के लिए? सिर्फ चैट जीपीटी का यूज करती थी।
ठीक है महक, अब आगे क्या करने वाली हैं आप? आगे का क्या सोच रखती हैं? क्या बनना है, क्या करने वाली हैं आप? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट। तो कॉमर्स ही आपका सब्जेक्ट भी था और कॉमर्स में आपने बहुत शानदार आपने परफॉर्मेंस भी किया। महक, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं, लेकिन आपके जो जितने भी आपके साथ में पढ़ने वाले छात्र थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? और जो दोस्तों का भी कॉल आ रहा होगा, तो दोस्त क्या वो उम्मीद कर रहे थे, आपके साथ वाले पढ़ने वाले उम्मीद कर रहे थे कि आप इतना ज्यादा स्कोर कर देंगी? हाँ, मेरे से बहुत लोगों को उम्मीद थी कि मैं अच्छा ला पाऊंगी। मेरे से ज्यादा बाकी लोग को लगता था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। महक, सच सच आपको बताना, कितने घंटे की आपने पढ़ाई की थी और किस तरह से आपने खुद को तैयार किया था इस परीक्षा के लिए? मैं डेली मतलब सुबह 4 बजे से उठ के जो मतलब पढ़ती थी और फिर स्कूल आने के बाद फिर जाके पढ़ाई करती थी। मतलब मैं वो नोट्स वगैरह बना के पढ़ती थी, तो वो सब बहुत यूजफुल होता है एग्जाम के टाइम पे। तो मैं सुबह 4 बजे से जो आप पढ़ती थी, घंटों आप पढ़ाई करती थी, तो जाहिर तौर पे माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी आप कुछ ना कुछ करती होंगी। क्या वो चीजें थी? हाँ, किस मैं तरह से खुद को बैडमिंटन रिलैक्स खेलती रखती थी आप? हेलो, माइंड को किस तरह से रिलैक्स रखती थी? बीच में ब्रेक में क्या करती थी आप महक? बैडमिंटन खेलती थी, घर के थोड़े बहुत मम्मी लोग को हेल्प कर लेती थी काम वगैरह में भी, ताकि माइंड थोड़ा पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाए। महक, आपने बताया भी कि जो शिक्षक हैं उनका बहुत ज्यादा सहयोग मिला था, घर वालों का भी बहुत सहयोग मिला था, और हम लगातार देख भी रहे हैं कि कई सारी जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और जब सूची आपने देखी, पूरे प्रदेश में 7वें नंबर पे आपका नाम था, कैसा लगा था? बहुत ज्यादा खुशी हुई। मतलब इतना सोची नहीं थी कि मुझे छत्तीसगढ़ में 7th आ जाऊंगी। मतलब बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए और मेरे पूरे घर वालों के लिए भी, कि पहली बार कि उनके घर के कोई नाम रोशन किए इतना आगे आके। तो अब मिठाई वगैरह खाई अभी आपने? पार्टी अभी होनी बाकी है, क्योंकि सेलिब्रेशन तो बनता है जिस तरह से, पार्टी होना भी बाकी है। तो दोस्त वगैरह के भी कॉल आ रहे होंगे, पार्टी मांग रहे होंगे अभी आपसे सभी? हाँ। तो कहाँ पार्टी देने वाली है उन्हें आप? घर पे ही बुलाने वाली है? अभी वो सोचूंगी, नहीं सोची हूँ। अभी सोचेंगी, अभी वो सोची नहीं है। साथ में हमारे साथ में परिहार जी भी हैं। परिहार जी, आपको सवाल करना चाहते हैं महक से। 7वां अंक इन्होंने हासिल किया पूरे छत्तीसगढ़ में। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सदा खुश रहो और 12th में भी आगे बढ़ो, बहुत नाम रोशन करो छत्तीसगढ़ का, परिवार का, समाज का। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने उम्र के बच्चों को, अपने बैचमेट के लोगों को, या आप आने वाले जो पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? बस मेहनत करो और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर ही लोगे, तो आप कर सकते हो। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है जो अपने में रहनी चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू। और महक, ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, आत्मविश्वास बड़ी चीज है, आप ये कहना चाह रही हैं। हाँ। और महक, क्या वो पैटर्न था, जरा आप अगर बताना चाहिए। एक तो आपने राज खोल दिया कि आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था, एआई का आपने भरपूर इस्तेमाल किया अपनी पढ़ाई को और अपने सिलेबस को और दुरुस्त करने के लिए, और किस तरह से वो क्या पैटर्न था, किस तरह से आपने परीक्षा दिया था, क्या उसके पीछे तैयारी थी? और जब खासतौर पे एग्जाम हॉल में आप बैठी थी, तो बाकी बच्चों की तरह थोड़ा बहुत क्या प्रेशर आप पे भी आया था क्वेश्चंस को देखने के बाद में, या फिर वो सारे क्वेश्चंस आपने पहले से सोच लिए थे किस तरह से सॉल्व करने? नहीं, क्वेश्चन मतलब पहले से एक वो होता है ना कि रेफरेंस लेते हैं हम लोग, बहुत साल के पेपर वगैरह देखते हैं, तो एक आइडिया हो जाता है कि पेपर कैसा आता है। तो वो आइडिया हो गया था कि क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और मैं पहले जैसे कि हार्ड सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक, अकाउंट, ये सब में थोड़ा ज्यादा फोकस रहती थी। अकाउंट्स डेली प्रैक्टिस करती थी। अकाउंट और इकोनॉमिक को मतलब ज्यादा वो दी, ताकि क्योंकि पता वो थोड़े से हार्ड सब्जेक्ट है। बाकी इंग्लिश, बिजनेस भी मेरा अच्छा था, उसमें मैं स्कोर भी कर ली, और इंग्लिश हिंदी भी हो गया। तो मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको, कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको लग रहा था कि वो थोड़ा सा मुझे परेशान कर सकता है? कोई ऐसा भी सब्जेक्ट था जिसने आपको परेशान किया हो? नहीं। तो अपने सारे सब्जेक्ट्स की ओवरऑल आपने तैयारी की थी? हाँ। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना कितना अहम हो जाता है, और खासतौर पे जब आप बड़े एग्जाम में बैठते हैं, बोर्ड का एग्जाम होता है, ऐसे में कई सारे लोग आपको कई तरह के सुझाव देते हैं। वो कौन से सुझाव रहे जो आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी रहा?
सबसे पहला चीज था जो मैं एग्जाम के टाइम में सोचती थी वो था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मेरा था कि मेरे को इतने घंटे में पेपर कंप्लीट करना ही है, नहीं तो मेरा कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना, ये सब छोटी छोटी बेसिक चीजें जो मुझे स्कूल वालों ने बताई थी वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुई उस टाइम पे। साथ ही महक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, लगातार आप बता भी रही हैं किस तरह से आपने तैयारी की थी। कई सारे ऐसे छात्र होते हैं जो परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो सबसे पहले कठिन सवालों को सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं जो उनके लिए सबसे आसान होता है। आपने जो परीक्षा दी थी तो आपने सबसे पहले किन सवालों को सॉल्व किया था, कठिन या फिर जो आसान थे उन्हें? मैं ऐसे कठिन और आसान वाला तो नहीं रहता है, मैं बस पेपर शुरुआत से चालू करती हूँ और आखिरी में खत्म करती हूँ। मैं बीच में कोई भी चीज छोड़ती नहीं हूँ, एक साथ करते जाना है, लिखते जाना है, ऐसा रहता है। बिल्कुल जाहिर तौर पे। और साथ ही महक, किस तरह से अब आप उन तमाम छात्राओं के लिए खासतौर पे एक संदेश देंगी, उन लड़कियों के लिए भी एक संदेश देंगी जो अब आगे चल के, अभी 10वीं में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और कुछ ऐसे भी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, 12वीं में जब वो जाएंगे तो किस तरह से वो तैयारी करके जाएं कि वो भी प्रदेश में इस तरह से बेहतरीन स्कोर करें? बस फोकस रहना, शुरुआत से 12th के शुरुआत से फोकस रहना पढ़ाई में। शुरुआत से सीरियस रहोगे ना तो आखिरी में पढ़ाई में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, और रिवाइज करते रहना चाहिए डेली। ठीक है, एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं महक आपको, आपके आगे के भविष्य के लिए और साथ ही इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। साथ ही परिहार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रुक रहे हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए BSTV।